Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि हम लोग इस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है। यानी सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स की कुछ ब्रांचेस हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, जिसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, जिनको इकोनॉमिक्स के कंटेंट में हम किन किन सेक्टर्स को, इकोनॉमी के किन किन सेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उन सेक्टर्स को ही स्टूडेंट्स का कहा जाता है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस की या इकोनॉमिक्स की टाइप्स ऑफ स्टडीज को, तो जनरली बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिनकी सब ब्रांचेस और होती हैं, लेकिन ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स दो ब्रांचेस में ही डिवाइड किया जाता है। दो ब्रांचेस में इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है, और ये ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स हैज बीन स्टडीज अंडर टू ब्रॉड ब्रांचेस, यानी इनकी सब ब्रांचेस भी होती हैं, लेकिन ब्रॉडली हम इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो ब्रांचेस में क्लासिफाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट वी स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज माइक्रो। यानी हम कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, यानी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को किस तरह से स्टडी करें, या वो कौन सा तरीका है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम माइक्रो वर्ड का, क्योंकि इकोनॉमिक्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी ही क्या है? इकोनॉमिक्स है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। अब हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी स्टडी को कब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी बोलेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पता है, हमें सीखना क्या है? व्हाट इज माइक्रो। अगर आप माइक्रो का स्टूडेंट्स हिंदी मीनिंग देखें, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म होता है माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म आइटम्स को देखने में माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यानी माइक्रो मीन्स क्या होता है? सूक्ष्म।
या अगर इंग्लिश में ही हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, वेरी स्मॉल और स्मॉल थिंग्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स, ठीक है। और माइक्रो वर्ड जो है ये ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस। क्या है, मिक्रोस, मिक्रोस ये ग्रीक वर्ड है स्टूडेंट्स, माइक्रोस, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्मॉल। यानी ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी जिसे हम बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, तो हम ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इस समय लगभग 135 करोड़ 135 करोड़ सिविलियंस हैं, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि 135 करोड़ हैं तो सब कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो क्या है, कंज्यूमर है। तो हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में 135 एग्रीगेट कंज्यूमर हैं, यानी टोटल ओवरऑल कितने कंज्यूमर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में, 135 करोड़, 135 करोड़। अब हम इन 135 में से सबसे स्मॉल लेवल पे क्या स्टडी कर सकते हैं, सबसे छोटे लेवल पर हम क्या करें, इन 135 में से किसी एक पर्सन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लें, किसी एक पर्सन की, यानी इंडिविजुअल स्टडी कर लें। दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है, एक हम जितने भी हमारे 135 कंज्यूमर्स हैं, 135 सिविलियंस हैं, हम इन सबकी इकोनॉमिक स्टडी को एक साथ स्टडी कर लें, यानी एग्रीगेट कंज्यूमर्स का एक साथ स्टडी कर लें, या हो सकता है कि सबसे स्मॉल लेवल पर हम इन 135 में से किसी एक पर्सन की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी कर लें। यही दो एक्सट्रीम स्टडी हो सकती हैं, यानी एक साथ सभी कंज्यूमर्स का स्टडी करना, सभी सिविलियंस को स्टडी करना, और या फिर किसी एक पर्सन का स्टडी करना। यही दो एक्सट्रीम वैल्यू हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सभी यूनिट्स को एक साथ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब भी हम सभी यूनिट्स में से किसी एक पर्सन का, एक यूनिट का, एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो टर्म है, ये माइक्रो टर्म ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है, माइक्रोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पर स्टडी करना, यूनिट लेवल पर स्टडी करना, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इस माइक्रोस वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, विच डील्स स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स को या इकोनॉमी को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टडी करता है। समझ गए, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, जो
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बहुत स्मॉल लेवल पर या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल यूनिट्स की फॉर्म में स्टडी करता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो सब कैसी होंगी, इंडिविजुअली होंगी। उसमें हम सभी यूनिट्स को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, केवल एक यूनिट को ही स्टडी करेंगे, बाकी सब हमारी स्टडी से बाहर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गुड्स, यानी किसी एक गुड्स का, किसी एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, क्या है। अगर हमें इस बात का स्टडी करना है, या किसी एक वस्तु की कीमत कैसे डिटरमाइन होगी, किस तरह से निर्धारित होगी, हमें ये स्टडी करना है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। क्योंकि हम केवल एक गुड के बारे में, किसी इंडिविजुअल गुड्स के प्राइस की बात कर रहे हैं, हम सभी गुड्स के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप प्राइस ऑफ गुड्स को स्टडी कर रहे होगे, किसी एक गुड्स की प्राइस को स्टडी कर रहे होगे, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। ऑफ फर्म, किसी एक फर्म का स्टडी कर रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जैसे हम बात करते हैं बाइक्स की। फर्म्स क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो ऐसी कोई यूनिट जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है स्टूडेंट्स, हम उसे क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। और नंबर्स ऑफ फर्म्स अवेलेबल इन द मार्केट, इन द इकोनॉमी। जैसे हम बाइक की बात कर लें तो हीरो है, होंडा है, मारुति सुजुकी है, बजाज है। कई कंपनियों की कंपनी ही क्या है, फर्म है, ठीक है। तो कई फर्म्स इकोनॉमी में काम कर रही हैं, उन फर्म्स में से किसी एक फर्म की हम प्रॉब्लम्स को स्टडी कर लें, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। और कंज्यूमर, अभी मैंने बताया कि 135 कंज्यूमर हैं इंडिया में अप्रॉक्स, हम उसमें से किसी एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम को स्टडी कर लें। अब प्रोड्यूसर, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हमारी इकोनॉमी में है, उनमें से हम किसी एक प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की बात कर लें, एक प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। इंडस्ट्री, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, किसी एक इंडस्ट्री की हम बात कर लें, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। सप्लाई ऑफ गुड, किसी एक गुड की हम सप्लाई की बात कर लें, तो ये क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी होगा। और इनकम ऑफ इंडिविजुअल, हम किसी एक पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स में से किसी एक पर्सन की इनकम की स्टडी कर लें, तो भी ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिटरी स्टडी होगा, इकाई अध्ययन होगा। और ये किसके अंडर आएगा स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ईटीसी। यानी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टडी, ऐसी किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी जिसे हम यूनिट बेस पर करते हैं, इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, किसी एक यूनिट का स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। क्लियर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जस्ट इससे अपोजिट होता है, जहां हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक यूनिट का इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितनी भी यूनिट्स हमें अवेलेबल रहती हैं, उन सभी यूनिट्स का हम एग्रीगेट, एक साथ होल स्टडी करते हैं। उसमें से हम किसी एक यूनिट को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि जितनी भी यूनिट्स हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, उन सभी को अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे क्या कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और मैक्रो टर्म भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रो वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है स्टूडेंट्स, ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, मैक्रोस से ही ड्राइव किया गया है मैक्रो, विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट, जिसका मीनिंग क्या होता है, लार्ज यानी विस्तृत, यानी बड़ा।
इसी को हम कभी कभी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स समस्त, कंप्लीट, ओवरऑल, होल, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रो मीन क्या था, स्मॉल, और मैक्रो मीन्स क्या है, लार्ज। यानी जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्मॉल लेवल पर स्टडी किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाएगा, वो स्टडी किसके अंडर आएगी स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। और जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लार्ज लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर, ओवरऑल लेवल पर, या इकोनॉमी को आप एक यूनिट, पूरी इकोनॉमी को ही एक यूनिट मान के अगर स्टडी करते हैं, इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी करते हैं, तो ये स्टडी किसके अंडर आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, द टर्म मैक्रो हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट, जिसका मतलब क्या है, लार्ज और एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स कंप्लीट। This means the economic problem are studies on large level और aggregate level। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील किया जाता है, वो लार्ज लेवल पर डील किया जाता है या फिर एग्रीगेट लेवल पर डील किया जाता है। सो वी कैन डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज होल और एग्रीगेट यूनिट्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, ठीक वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है। फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करना होता है, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स हैं उनका इंडिविजुअल स्टडी करना होगा, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एक होल यूनिट मानकर या इकोनॉमी में जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं उन सबको एक साथ एग्रीगेट लेवल पर स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी किस में चली जाएगी स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगी। ठीक है, तो वही यहां लिखा हुआ है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स is a branch of economics which deals economic problems as whole और aggregate units of economy। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट लेवल पर या होल या लार्ज लेवल पर हम स्टडी करते हैं। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की ऐसी स्टडी जिन्हें एग्रीगेट लेवल पे स्टडी किया जाए, इस स्टडी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस लेवल, अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस का ही एग्जाम्पल दिया था, वहां क्या लिखा था हमने, प्राइस ऑफ गुड, ऑफ अ गुड लिख सकते हैं, यानी एक गुड की प्राइस की, एक वस्तु की कीमत की बात की थी। और यहां क्या लिखा है स्टूडेंट्स, प्राइस लेवल। यानी प्राइस लेवल का मतलब होता है इकोनॉमी में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी गुड्स कमोडिटीज हैं, उन कमोडिटीज का एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस, यानी एवरेज प्राइस को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्राइस लेवल कहते हैं। इसका मतलब प्राइस लेवल में किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस की बात नहीं होती, बल्कि जितनी भी गुड्स अवेलेबल हैं उन सभी के एवरेज प्राइस की बात होती है। यानी इसमें एक गुड्स की प्राइस की बात नहीं है, इसमें ओवरऑल सभी गुड्स प्राइस लेवल में सभी गुड्स के प्राइसेस को इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए जब भी आप प्राइस, ओनली प्राइस का स्टडी करेंगे तो प्राइस का स्टडी क्या होगा स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जबकि प्राइस लेवल की अगर आप स्टडी करते हैं तो ये कौन सा स्टडी होगा स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड
ऑफ अ गुड, एक गुड की मांग के बारे में। तो मैंने कहा ये एक, देखिए यूनिट गुड है, एक गुड का प्राइस डिमांड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने इसे क्या कहा था, माइक्रो इकोनॉमिक कहा था। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, एग्रीगेट डिमांड, यानी इकोनॉमी में जितनी भी कमोडिटीज अवेलेबल हैं, जितनी भी गुड्स हैं, उन सभी गुड्स की डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है। मान लीजिए इकोनॉमी में स्टूडेंट्स केवल दो या मान लीजिए तीन, ए बी सी, तीन कमोडिटी हैं, ठीक है, जिसमें से ए की डिमांड क्या है 30 यूनिट, बी की डिमांड क्या है 20 यूनिट, सी की डिमांड है 50 यूनिट। तो जब भी आप केवल ए की डिमांड की बात करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा, बी की डिमांड को स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा, सी की डिमांड की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। लेकिन जब आप तीनों कम्युनिटीज की डिमांड को जोड़ देंगे तो ये क्या होगी, ओवरऑल डिमांड होगी, जो कितने की होगी 100 यूनिट। जब आप 100 यूनिट को स्टडी करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कहेंगे स्टूडेंट्स। और ये अब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। इसीलिए यहां लिखा है स्टूडेंट्स एग्रीगेट डिमांड। ओके, फिर ऑल कंज्यूमर्स, यानी जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हम सभी कंज्यूमर्स का एक साथ स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। अब हमने बात की थी ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जब हमने बात की तो हमने कहा इनकम ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन की इनकम की बात हमने की, तो मैंने कहा ये क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम की स्टडी की बात करें तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल यानी नेशंस इनकम, नेशनल इनकम मीन्स नेशंस इनकम, राष्ट्र की इनकम। और राष्ट्र की इनकम क्या होगी, इस नेशन में जितने भी पर्सन यानी सिविलियन होंगे, उन पर्सन्स की जो इनकम होती है, उन सभी पर्सन की इनकम का एडिशन ही क्या होती है स्टूडेंट, नेशनल इनकम होती है। यानी जब भी हम नेशनल इनकम को स्टडी कर रहे होते हैं, उस समय हम किसी कंट्री के सभी सिविलियंस, सभी नागरिकों की जो इनकम होती है उसको ऐड कर लेते हैं, उसका टोटल कर लेते हैं, तभी उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। यानी जब भी आप नेशनल इनकम का स्टडी करेंगे तो ओवरऑल सिविलियंस की इनकम को स्टडी करेंगे। और इसका मतलब हम जब ओवरऑल पर्सन्स की इनकम को स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया एग्रीगेट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपकी सभी कंफ्यूजन्स के सॉल्यूशन करूंगा। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स की नेचर के अकॉर्डिंग भी हम इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया क्या, स्टडी के अकॉर्डिंग मैं हम लोगों ने जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बहुत स्मॉल लेवल पर स्टडी किया, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। लार्ज लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी किया या एग्रीगेट लेवल पर स्टडी किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में रखा जाता है, जिसमें से हम एक को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड को क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं
नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मानते हैं कि सपोज कर लेते हैं हम लोग कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, इंडिया में पॉवर्टी बहुत है। ठीक है, और आपको यानी हमें मिलकर इस पॉवर्टी, ये पॉवर्टी क्यों है और इस पॉवर्टी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे इंडियन इकोनॉमी से पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है, हमें ये स्टडी करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं पॉवर्टी की स्टडी जो हम करेंगे वो कौन सी ब्रांच में जाएगी, माइक्रो या मैक्रो? आप समझ रहे होंगे, मैक्रो में जाएगी, क्योंकि हम किस पुअर की बात नहीं कर रहे, किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे। पॉवर्टी क्या गरीबी है? जब गरीबी होती है तो एक ग्रुप की बात हम करते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी टर्म कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट होगा। अब हमें इस पॉवर्टी के कॉजेस को जानना है। पॉवर्टी सही है गलत है इसको नहीं पता करना, हमें केवल व्हाट इज पॉवर्टी को जानना है एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, इनको जानना है। वो सॉल्यूशन करेक्ट है और नॉट करेक्ट है या नहीं, उसको डिस्कस नहीं करना है। हमें कितना डिस्कस करना है कि व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, या व्हाई पॉवर्टी क्यों है। ठीक है, और दूसरा हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, पॉवर्टी इज करेक्ट और नॉट, क्या पॉवर्टी सही है, पॉवर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए हम जो प्लान्स या जो पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे क्या वो सही हैं या नहीं हैं, उन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से दो तरह से हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। पहला, हम केवल पॉवर्टी क्या है या पॉवर्टी क्यों है इस क्वेश्चन को आंसर कर लें, और पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है हम इस बात को आंसर कर लें। दूसरा तरीका, हम पॉवर्टी को जाने कि पॉवर्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या पॉवर्टी को खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सेकंड टाइप ऑफ स्टडी हो गया। तो इसमें से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी है कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए, इंडिया में पॉपुलेशन की समस्या है, इसे कैसे रोका जाए, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। यानी जब भी हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उस प्रॉब्लम को जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है या क्यों है, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो इस तरह की स्टडी को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। और जब भी हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम सही है या गलत है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। जब भी हम इस तरह के वैल्यू जजमेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह की स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। जो देखिए यहाँ लिखा है,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी जब भी आप किसी प्रॉब्लम को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ ये जानना है व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी जब भी आप इस तरह की स्टडी कर रहे हो जिसमें आप केवल प्रॉब्लम्स के फैक्ट को जानना चाह रहे हो और उस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन हैं उनको फाइंड कर रहे होते हैं, तो इस तरह की स्टडी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और उन्हें वास्तव में कैसे सॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी और प्राइसेस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। हमने स्टडी कर लिया कि इंडिया क्या है? ओवर पॉपुलेटेड है। इंडिया में आवश्यकता से ज़्यादा यानी सीमा से अधिक जनसंख्या है। स्टडी कर लिया हम लोगों ने, यही प्रॉब्लम है हमारी। और दूसरी क्या हो सकती है? प्राइस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग। इंडिया में अगर देखा जाए तो प्राइसेस भी कंटिन्यूअस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, राइज हो रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया का ओवर पॉपुलेटेड होना सही है या नहीं है? क्या इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इंडिया में जो कंटिन्यूअस प्राइस राइजिंग हो रहा है वो प्राइस राइजिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस एग्जाम्पल में हमें इस तरह का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बस हमने प्रॉब्लम को स्टडी किया और पता चला हमें कि इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग इन इंडिया। तो ये देखिए, हमने प्रॉब्लम्स को स्टडी तो कर लिया, प्रॉब्लम्स को जान तो लिया, लेकिन दे आर करेक्ट और नॉट, दे आर टू बी और नॉट, ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो जब भी हम केवल अपनी स्टडी में प्रॉब्लम्स को जानते हैं और प्रॉब्लम के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं ये डिस्कस करते हैं, फाइंड करते हैं, तो ऐसी स्टडी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, जब हम इस तरह से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, तो इसे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। देखिए यहाँ वही लिखा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सजेशंस। क्या करता है? यानी जब भी आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे तो आपको क्या करना है? प्रॉब्लम से रिलेटेड सजेशंस को फाइंड आउट करना है। वही लिखा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सजेशन दैट व्हाट ऑट टू बी, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। ठीक है, सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या डील करता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या होना चाहिए और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। जब हम इस तरह से स्टडी को डिस्कस करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड। अभी हमने प्रॉब्लम को स्टडी किया था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने कहा इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, लेकिन हमने वहां यह डिस्कस नहीं किया था कि ओवर पॉपुलेटेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और देखिए, जब हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ये
स्टडी करते हैं कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को स्टडी किया और हमने ये देखा कि जहाँ जहाँ पर या जब भी इकोनॉमी में, जब भी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन हुआ है वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और अगर आपको उन प्रॉब्लम से बचना है तो कंट्री में ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए वही लिखा है, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड नहीं होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और प्राइस शुड नॉट बी राइज, या फिर अभी हमने प्रीवियस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडी की जब बात की तो हमने वहाँ क्या कर लिखा कि इन इंडिया प्राइस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, लेकिन हमने ये स्टडी नहीं किया कि ये राइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में देखिए हमने यहाँ डिस्कस किया प्राइस शुड नॉट बी राइज्ड, क्यों प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पुअर पर्सन्स हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज 1/3 अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं फैमिलीज आर पुअर्स, so they cannot survive or they faced overburden on their incomes. So price should not be raised in India. ओके तो जब भी आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं और उनके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो हम उस स्टडी को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं अपने वैल्यू जजमेंट्स के साथ कि ये प्रॉब्लम्स के साथ क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, जब इस तरह से आप स्टडी करते हैं तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाता है। ओके तो स्टूडेंट्स आई होप आप माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ लाइव क्लास में डिस्कस कीजिए या व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कीजिए, मैं आपके सभी कन्फ्यूज़न और क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कंटेंट को अच्छे से पढ़िए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।